आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी जो है बढ़िया होंगे। जो है हम लोग आप ये कह सकते हो कि मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे और उसके बाद जो है आगे चलेंगे और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जानेंगे, जहां जो है हिंदी में इनको जो है लिंग निर्धारण कहा जाता है। समझेंगे कि अगर जो है जो बेबी जो प्रोजेनी है वो अगर मेल होगा तो उसके कितने परसेंट चांसेस हैं और जो फीमेल होगा तो उसके कितने परसेंट चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जान लेते हैं। बच्चों ये क्लास 10th के हिसाब से जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से जो है 3 नंबर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा जो क्वेश्चन उठता है। वो आपसे सीधा सीधा बोलेगा कि स्टेट करिए मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, यानी कि बताए मेंडल के आनुवांशिकी नियम को के बारे में बताए। तो बच्चों वहां पे आप लोगों को जो है 3 चीजों के बारे में बताना पड़ेगा। सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, जिसे हिंदी में प्रभुत्व का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस को जो है प्रभुत्व का नियम कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। और तीसरा और लास्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसे स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम कहते हैं। इसे आप जो है बाय स्टेटमेंट ही क्लास 10th में जानने वाले हो। ठीक है, लेकिन 12th क्लास में इससे भी ज्यादा आप कह सकते हो इन सबको जो है डिफाइन करके एकदम वेल डिफाइन करके जो है दिया रहता है। तो आइए चलिए एक एक करके जो है इन सभी लॉज को समझते हैं। ठीक है, एकदम आसान भाषा में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो अपने कॉपी पेन को साथ लेकर बैठे ताकि एक प्रॉपर नोट्स बन सके और सीबीएसई 2024 में इससे जो भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से वो आराम से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, प्रभुत्व का नियम। When we cross capital T with small t, यानी कि इसे मैं जो है यहां पे समझाता हूं आप लोगों को। जब हम कैपिटल T और स्मॉल t के बीच में क्रॉस कराएंगे तो कह रहा है कि कैपिटल T यानी कि जो बड़े T होंगे वो ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो बच्चों अगर इनके गैमेट्स खुलेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा। देखो ये पूरा का पूरा जो है मेंडल का लॉ ये प्रूव करता है कि किस तरीके से क्रॉस होना है। तो ये हो गया, आप ये कह सकते हो कि कैपिटल T और ये हो गए स्मॉल t। अब ये क्या करेंगे, आपस में क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके जो है कुछ इस तरीके का जो है सीक्वेंस तैयार करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपस में क्रॉस करते हैं और क्रॉस करके जो है कुछ इस तरीके का सीक्वेंस तैयार करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि सभी में क्या है, एक कैपिटल T है और एक स्मॉल t है। बट जैसा कि हम लोग को पता है कि कैपिटल T आर मोर डोमिनेंट देन स्मॉल t, यानी कि कैपिटल T क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, और जो कि यहाँ पे जो है सिद्ध की गई है। तो डोमिनेंस का बच्चों मतलब ये आता है, प्रभुत्व का मतलब ये आता है अपना अधिकार ज्यादा बना के रखना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक है तो ऑब्वियस सी बात है कि वीक वाला जो है वो ज्यादा मार खाएगा अगर लड़ाई होती है। तो ये कैपिटल T क्या करते हैं, स्मॉल t पे जो है एक्सप्रेस कर जाते हैं, अपने आप को जो है एक्सप्रेस कर लेते हैं। बट ये स्मॉल t जो है अपने आप को बेचारे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, ये जो जितनी भी चीजें होती है बच्चों, इनको जो है ये जो होती है इन्हें कहा जाता है अलील्स। ठीक है, इन्हें जो है आनुवांशिक तत्व माना जाता है हिंदी में। तो अगला जो हमारा नियम है वो इसी के बेसिस पे है, जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहले नियम का मतलब था कि जब भी एक कैपिटल T और एक स्मॉल t के पेयर के बीच में जो है क्रॉस करवाया जाएगा तो कैपिटल T वाला क्या करेगा, अपने आप को जो है एक्सप्रेस कर देगा स्मॉल वाले t पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम के बारे में। अलील रिमेन टुगेदर बट सेग्रीगेट यानी कि डिवाइड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। देखो बच्चों, इसको भी जो है एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अलील्स होते क्या है। तो बच्चों यहाँ पे जो कैपिटल T और यहाँ पे जो स्मॉल t है ये अभी एक साथ है, कैपिटल T और कैपिटल T एक साथ है, स्मॉल t एक साथ है। इन्हीं को कहा जाता है बच्चों अलील्स। ठीक है, इन्हीं को आप कहोगे अलील्स। इन्हें हिंदी में अनुवांशिक तत्व कहा जाता है। ठीक है, इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है, अनुवांशिक तत्व, अलील्स। तो ये क्या करते हैं, जब इन्हें गैमेट बनाना होता है, देखो जब इन्हें गैमेट बनाना होता है तब ये क्या होता है, खुल के अलग अलग आ जाते हैं। जब इन्हें गैमेट फॉर्मेशन करना होता है, ये जो 4 आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ये गैमेट है इसके। ठीक है, ये 4 क्या है, इसके युग्मक है। यानी कि जब इन्हें युग्मक बनाना होता है तब क्या होता है, जब युग्मक फॉर्मेशन यानी कि गैमेट फॉर्मेशन का वक्त आता है तब ये समय समय पर अलग हो जाते हैं।
अभी ये साथ थे तो इनको क्या कहा जाता था, अलील्स, ठीक है, यानी कि कैपिटल टी एक साथ है, इन्हें कहा जाता अलील्स। लेकिन जैसे इनको गैमेट बनाना होगा यानी कि गैमेट फॉर्मेशन करना होगा, वैसे ये क्या हो जाएंगे, ये गैमेट ये जो है खुल के बाहर आ जाएंगे यानी कि डिवाइड हो जाएंगे। तो लॉ भी तो यही बता रहा हम लोगों को कि अलील्स जो है वो एक साथ रहते हैं बट सेग्रीगेट यानी कि डिवीजन के टाइम पे, वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, साथ रहते हैं बट गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे यानी कि युग्मक बनाने के टाइम पे जो है अलग अलग हो जाते हैं। फिर आता है तीसरा और सबसे लास्ट का लॉ यानी कि नियम, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट स्टेट दैट ड्यूरिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस, ध्यान से पढ़ना बच्चों इसको, इट स्टेट दैट ड्यूरिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, क्रॉस एन assortment of each pair of traits is independent of other, ठीक है, साथ ही ब्रैकेट ओपन करके जो है इन्होंने क्या कहा है, क्रॉसिंग ऑफ टू पेयर ऑफ ट्रेड्स। वही आप कह सकता हो किस तरीके से इन्होंने कहा है कि यह कहता है, हिंदी में एक बार देख लेते हैं, यह कहता है कि द्विसंकरण क्रॉस, ठीक है, द्विसंकरण क्रॉस के दौरान लक्षणों के प्रत्येक जोड़ी का वर्गीकरण एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग जो है इस चीज को फॉलो करते थे, ठीक है, जब हमने जो है एक कैपिटल आर लिया और स्मॉल वाई लिया था, तो ये था डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई लिया था, तो ये था डाई हाइब्रिड क्रॉस का। इसमें जितने भी आपको जो है अलील्स दिख रहे हैं, यानी कि जितने भी आपको जो है, ठीक है, यहाँ पे अलील्स दिख रहे हैं, सारे के सारे क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये अपनी अपनी चीजों को जो है बहुत अच्छे से जो है शो करना जानते हैं, ठीक है। अगर इसे भी आप कह सकता हो कि अकेला छोड़ दो, इसे भी अकेला छोड़ दो, इसे भी अकेला छोड़ दो और इसे भी अकेला छोड़ दो, तो ये अपने आप को जो है एक्सप्रेस करना जानते हैं। और यही तो हमारा तीसरा लॉ कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र वर्गीकरण का। इन सभी को अकेले अकेले जो है वर्गीकरण यानी कि डिवाइड होने का जो है पूरा का पूरा स्वतंत्रता होती है, यानी कि पूरी पूरी छूट होती है। तो बच्चों ये है 3 लॉ जिसके बेसिस पे जो है क्वेश्चन बनते हैं क्लास 10th के बोर्ड में। तो होपफुली आप लोगों को जो है तीनों लॉ समझ में आए होंगे, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग जो है एक लास्ट टॉपिक और उसके बाद थोड़े बहुत जो है बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे और उसके बाद ये चैप्टर जो है फुलफिल तरीके से सीबीएसई 2024 के तरीके से चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और ये वाली जो टॉपिक्स होने वाली है, ठीक है, इसे हम लोग जो है कवर करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सेक्स डिटरमिनेशन, यानी कि लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि टेम्परेचर भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये बताने के लिए कि जो ऑफस्प्रिंग यानी कि जो बच्चे होंगे, ठीक है, यानी कि जो संतान होगा वो मेल होगा या फीमेल, तो क्या आप इस बात पे यकीन करेंगे? लेकिन इसी पृथ्वी पे ऐसा होता है कि कुछ जीव यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंडे आप कह सकते हो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं कि उनके अंदर से मेल आप कह सकते हो प्रोजेनी निकलेगा या फीमेल प्रोजेनी निकलेगा, ठीक है, यानी कि जो नर बच्चा निकलेगा, नर संतान निकलेगा या मादा संतान निकलेगा। तो किस तरीके से जो है ये डिपेंड करता है, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है फैक्टर लिखे हुए हैं, तो 2 तरह के फैक्टर होते हैं जो बेबी को डिफाइन कर सकते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो पहला है एनवायरमेंट। देखो बच्चों क्या कह रहा है, इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर डिसाइड द जेंडर ऑफ प्रोजेनी, ठीक है, यानी कि कुछ जानवरों में, ठीक है, टेम्परेचर यानी कि ऊष्मीय आप कह सकते हो कि डिपेंड करता है, डिसाइड करता है कि जो प्रोजेनी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। कुछ जानवरों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मीयन ताप पर निर्भर करता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अंडे को जो है जिस हिसाब से हीट मिलेगी, जेंडर भी उसी हिसाब से बनेगा। जैसे कि एग्जांपल में टर्टल, ठीक है, टर्टल के जो अंडे जब होते हैं तो ये टोटली डिपेंड करते हैं कि अंडे में से जो है आप कह सकते हो कि मेल निकलेगा या फीमेल निकलेगा। ये पूरी डिपेंडेंसी रहती है कि टेम्परेचर उसको कितना ज्यादा मिल रहा है। उसके बाद अगर हम जेनेटिक्स की बात करें, यानी कि आनुवांशिकी रूप से अगर हम बात करें, तो भाई ये डिसाइड होता है क्रोमोसोम्स के पेयर से, यानी कि गुणसूत्र के जोड़े से, ठीक है।
जिसमें जो है मानव सबसे पहले यानी कि ह्यूमन का एग्जांपल सबसे पहला आता है, यानी कि इन सम एनिमल जेंडर डिसाइडेड बाय अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, कुछ जानवरों में गुणसूत्रों के जोड़े लिंग निर्धारण द्वारा जो है किए जाते। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जेनेटिक्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल है, और अगर टेम्परेचर की बात करें तो टर्टल एक आप कह सकते हो कि अगर टेम्परेचर की बात करें तो टर्टल जो है बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स की, तो लिंग गुणसूत्र कहते हैं इसको, जो ये तय करता है कि बच्चा जो है यानी कि जो प्रोजेनी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, और बच्चों मैं ये ह्यूमन का बता रहा हूं, ठीक है, यानी कि जो है मानव का बता रहा हूं, इंसानों का बता रहा हूं। ठीक है, 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिसमें से 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। लेकिन जो एक पेयर होता है, यानी कि जो एक जोड़ा होता है, उसे हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स यानी कि लिंग गुणसूत्र। अब यही तय करता है कि जो प्रोजेनी यानी कि जो संतान होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो यहाँ पे अगर XX है तो फीमेल और XY है तो मेल। तो होपफुली जो है ये एनवायरमेंट यानी कि फैक्टर्स आप लोगों को समझ में आए होंगे, इसे नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में जो वो एज इट इज पूछता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जो है बात करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके से होता है, यानी कि कैसे तय होता है कि जो बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि किस तरीके से जो है मेल फीमेल, ठीक है, यानी कि गर्ल बॉय, ये डिसाइड होता है एक ह्यूमन के अंदर। ठीक है, जिस चीज को जो है, जिस टॉपिक्स को जो है हम लोग जो है इस वीडियो में कवर करने वाले। तो आइए चलिए देखते हैं, और एक अच्छा सा टॉपिक लगाइए, लिखिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है, किस तरीके से होता है, ध्यान से समझना इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को जो है ध्यान से समझना। मान लो कि फादर है, ठीक है, या आप ये भी मान सकते हो कि मेल है, ठीक है, और फीमेल है, यानी कि नर एवं मादा। अब यहां से ये हो गए पेरेंट्स, ठीक है, इन्हें हम लोग कहते हैं पेरेंट्स यानी कि जनक। ठीक है, अब यहां से क्या होता है कि क्रोमोसोम्स निकलते हैं, यहां से निकलेगा XY, ठीक है, और यहां से निकलेगा XX। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेल के पास जो है एक डिफरेंट क्रोमोसोम्स होता है जिसे Y कहते हैं। ठीक है, एंड Y जो है यही डिपेंडेंसी करेगा कि जो बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। अगर ये डोमिनेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बेबी, जो प्रोजेनी होगा ये मेल बनेगा, यानी कि प्रभाव दिखाता है, तभी ऐसा कुछ हो सकता है। और इसके पास जो है, इसके पास भी 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक पेयर में XX। ठीक है, अब यहां से जो है अपनी गैमेट्स बाहर निकालेंगे, ये निकला X और ये निकला Y। ठीक है, यहां से भी अपने गैमेट्स बाहर निकालेंगे X और X। तो अब यहाँ पे ये जो बने हैं इन्हें हम लोग कहते हैं गैमेट्स, युग्मक। बच्चों ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहां से जो है क्वेश्चन उतरते हैं बार बार एग्जाम में। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, आपस में जो है क्रॉस करेंगे। ठीक है, क्रॉस करने के लिए जो है देखो किस तरीके से होता है, पहले ये इसके साथ क्रॉस करेगा, ये इस दोनों के साथ क्रॉस करेगा, फिर ये इन दोनों के साथ क्रॉस करेगा और बनाएगा XX। ठीक है, फिर ये जो है इसके साथ क्रॉस करेगा और बनाएगा XX, फिर ये इसके साथ क्रॉस करेगा, बनाएगा XY, और फिर सेम पोर्शन में जाएगा और इसके साथ क्रॉस करेगा और बनाएगा XY। तो बच्चों यहां से आप लोगों को जो है एक बात समझ में आ रही है, इसे जो है एक बार दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से नहीं बन पाया ये, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये क्या करेगा, सबसे पहले ये वाला जो है इसके साथ क्रॉस करेगा, फिर यही वाला इसके साथ, यानी कि एक जो है ये 2 के साथ क्रॉस करेगा। देखो किस तरीके, ये बना रहा है XX। ठीक है, फिर यही वाला क्रॉस करेगा और जाएगा इसके पास, ये भी बनाएगा XX, फिर ये वाला इसके साथ क्रॉस करेगा, बनाएगा XY, और सेम पोर्शन में इसके साथ जाएगा और बनाएगा XY। तो आप लोगों को एक चीज तो देखने को मिला होगा
कि ये दोनों जो है, ठीक है, ये दोनों पेयर बन रहा है XX और XX का, यानी कि दो पेयर बन गए, ठीक है, और ये दोनों बन रहा है XY का। तो यहां से हम लोग को ये पता चल जाता है कि भाई 50% चांस है गर्ल चाइल्ड का, यानी कि जो प्रोजेनी होगा वो कहने का मतलब ये है कि 50% चांस है, ठीक है, लड़की का, यानी कि जो है जो प्रोजेनी जो संतान होगी वो गर्ल होगी, ठीक है, और 50% चांस है, यानी कि 50% चांस है, ठीक है, जो प्रोजेनी होगा वो बॉय होगा, यानी कि लड़का होगा। तो बच्चों ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, ना ही मेल और फीमेल पे डिपेंड करता है कि बच्चा जो है वो कैसा होगा, लड़का होगा या लड़की होगा। ये टोटली जो है क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करते हैं कि जो बेबी होगा, जो प्रोजेनी होगा वो कैसा होगा। देखो 50% चांसेस होते हैं मदर की तरफ से और 50% चांसेस होते हैं फादर की तरफ से, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है कि उनका जो प्रोजेनी जो बच्चा है वो किस तरीके का है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। होपफुली आप लोगों को जो है सेक्स डिटरमिनेशन समझ में आया होगा। इसके बाद जो है एक लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स, क्योंकि दोनों के बारे में जानना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से भी जो है 2 नंबर के क्वेश्चन जो है रेज होते हैं। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 50% जो है चांसेस है कि बॉय होगा और 50% चांसेस है कि गर्ल होगा। 50% चांस है क्योंकि XY आया, ठीक है, और 50% चांसेस है कि लड़की होगा, ठीक है। तो ये जो है इसको इसी तरीके से बनाया जाता है। आप जो है इसमें थ्योरी भी लिख सकते हो कि ये जो है इस तरीके से जो है मतलब कंडीशन बन जाती है इसकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग जो है एक लास्ट टॉपिक कवर करते हैं इस वीडियो का, ठीक है। एक होता है, देखो 2 तरह के लक्षण होते हैं, यानी कि 2 तरह के ट्रेड्स होते हैं। एक होता है एक्वायर्ड ट्रेड्स और एक होता है इनहेरिटेड ट्रेड्स, यानी कि उपार्जित लक्षण, और एक होता है अनुवांशिक लक्षण। दोनों में बच्चों जमीन आसमान का फर्क होता है। एक हम लोग को जो है एटमॉस्फेयर से मिलता है और एक हम लोग को जो है अपने पेरेंट्स से मिलता है। इनहेरिटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स यानी कि वो लक्षण होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है। साथ ही एक्वायर्ड ट्रेड्स जो है हमें हमारे, आप कह सकते हो कि किसी भी तरह के पेरेंट्स से नहीं मिलता, लेकिन ये जो है एनवायरमेंट से जरूर हम लोग को मिलता है। यानी कि ये कुछ जो है स्पेशल कंडीशन में, यानी कि कब कहां किस तरीके से रिएक्ट करना है, ये जो एक्सपीरियंस हम लोग को गेन होता है, यानी कि ये जो लक्षण हम लोग जो चीज समझ पाते हैं, ठीक है, लाइक किसी की अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, कोई कितने अच्छे से समझ पाता है, कोई कितने अच्छे से लिख पाता है, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग को बाहर से मिलते हैं। तो ये जो है एक डेवलपमेंट लाता है, ठीक है, यानी कि डेवलप्ड होता है कुछ स्पेशल कंडीशंस में। ऐसे में अगर आप बाहर से कुछ भी सीख रहे हो तो डीएनए में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि नो चेंज इन डीएनए। डीएनए में, एक्वायर्ड ट्रेड्स में डीएनए में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता। डू नॉट हेल्प इन इवोल्यूशन, यानी कि विकास में भी ये किसी तरह का मदद नहीं करते। हाँ, एक विकास में मदद करते, लाइक अगर मैं लर्निंग प्रोसेस में और मैं बहुत सारी चीजें सीख रहा हूं तो वो मेरा डेवलपमेंट ही होता है, लेकिन वो मेरा जो है आप ये कह सकते हो कि इनहेरिटेड डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। तो इवोल्यूशन में काम नहीं करता ये, जैसे कि एक्सपीरियंस गेन करना, यानी कि अनुभव करना कि कोई भी कार्य किस तरीके से होता है, ये हमारा एक्वायर्ड ट्रेड्स है, ठीक है। साथ ही जो है अगर हम इनहेरिटेड ट्रेड्स की बात करें, यानी कि अनुवांशिक लक्षण की बात करें, तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आएगा ही आएगा। आप लोग भी गौर से अगर चीजों को नोटिस करोगे तो आपके फादर या मदर से कोई ना कोई लक्षण, कोई ना कोई ट्रेड्स ऐसा होगा जो आपके अंदर आया ही होगा, ठीक है। यानी कि यह एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जो है स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर होता है। एक चेंज इन डीएनए, यस बिल्कुल, यानी कि ये जो है डीएनए में, यानी कि ठीक है, ये हमारे डीएनए में जो है बहुत तरह के चेंजेस भी लेके आता है और ये जो है विकास यानी कि इवोल्यूशन में भी मदद करता है, ठीक है। जैसे कि कलर ऑफ आईज एंड हेयर, यानी कि कलर ऑफ आईज यानी कि बालों का रंग और हमारे जो है आंखों का रंग भी जो है इसी ट्रेड्स यानी कि इसी लक्षण में आते हैं। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे जो चैप्टर है ये होता है खत्म, ठीक है। अगली चैप्टर जो है, अगली चैप्टर की वीडियो जो है बहुत जल्द आएगी, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और साथ ही इसे नोट करके जाइएगा। नमस्ते।